हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट कर रहे थे, लास्ट वीडियो यहाँ तक कर लिया था, उसके आगे करने वाले हैं। पहले टॉपिक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। देखो बच्चों, इसमें क्या हुआ था, 1991 से पहले जो हमारी इकोनॉमी चल रही थी, जो हमारी अर्थव्यवस्था चल रही थी, वो काफ़ी स्लो चल रही थी। तो उस इकोनॉमिक कंडीशन को एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इंट्रोडक्शन किया। इसका मेन मोटिव यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इकोनॉमिक पे ध्यान दें, हमारी इकोनॉमी एक्सेलरेट करे, जीडीपी बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, है ना। तो इसमें क्या क्या हुआ, मेन फीचर क्या थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के। पहला था ओनली 6 इंडस्ट्री वर केप्ट अंडर लाइसेंसिंग स्कीम। यानी कि उस समय क्या होता था, आपको हर चीज़ के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, ये काम करना है इसका रजिस्ट्रेशन, ये काम करना है इसका लाइसेंस। तो इस पॉलिसी में क्या किया कि सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंसिंग स्कीम रखी, बाकी सबके लिए हटा दी। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्री। जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो पहले घटा के 4 इंडस्ट्रीज़ पर कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट वॉज कैरिड आउट इन मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब लोग पब्लिक सेक्टर से हटकर प्राइवेट सेक्टर पर ध्यान देते हैं, प्राइवेट सेक्टर पर पैसा लगाते हैं। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वॉज लिबरलाइज्ड एंड इन मैनी सेक्टर 100% डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वॉज अलाउड। फॉरेन कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती थी उसमें छूट दे दी गई और उसमें आप अब 100% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। फिफ्थ था ऑटोमेटिक परमिशन वॉज गिवन फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनी। आप जब भी किसी फॉरेन कंपनी से किसी टेक्नोलॉजी पर एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिक कर सकते हैं। लास्ट था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वॉज सेटअप टू प्रमोट एंड ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया गया जहाँ पे आप विदेश में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और विदेश से लोग आपके कंपनी में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो 6 पार्ट थे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। इसके बाद अब जैसा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, इसमें मेनली 3 पॉलिसी थी, एक ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से compete करना चाहते हैं, है ना। हम वर्ल्ड से मैच करना चाहते हैं कि उस देश में इतना डेवलपमेंट तो हम भी होना चाहिए, वहाँ की इकोनॉमी इतनी अच्छी तो हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन में क्या था, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्री। यानी कि अपनी कंट्री की इकोनॉमी को दूसरों की कंट्री की इकोनॉमी से तुलना करने के लिए, उससे ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इसके लिए हम क्या करते थे, हम फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड करते हैं, कैपिटल, पर्सन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि इन सभी में छूट दी जाती है। इससे क्या होता था, 1991 में क्या होता था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड ए पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड इंपोर्ट्स इन वैल्यू एंड वॉल्यूम। जब भी कोई लोग अपना सामान बाहर से इंपोर्ट करते थे या एक्सपोर्ट करते थे तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आने से ये सारी चीज़ हट गई, है ना। उसके बाद आया के बाद सेकंड था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था कि जो भी हमारे इंडिया में अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस बने हुए हैं, उसको हटाना। तो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, जितनी भी हमारे इंडिया में बिजनेस थे, इंडस्ट्री थी, उन पर जो अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए थे उन सबको हटाया गया। मींस लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन। जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल थे, रिस्ट्रिक्शन थी, उसको हटाया। डेट रिलैक्सिंग रूल्स एंड रेगुलेशन विच रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, अलाउ द प्राइवेट सेक्टर टू टेक पार्ट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो सारी चीज़ हटाई गई जिसकी वजह से जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था वो खुल के काम नहीं कर पा रहा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो करने लगा। कौन कौन से स्टेप लिए गए, एबोलिशन लाइसेंस की कमी करी गई। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ ऑपरेशन, आप जिस भी तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन और मूवमेंट ऑफ गुड्स, अपने गुड्स यहाँ से कहीं और भेजना चाहते हैं इजीली भेज सकते हैं, प्राइस को इजीली फिक्स कर सकते हैं। टैक्स की रेट कम करी गई, अननेसेसरी कंट्रोल हटाया गया। इससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। जाहिर सी बात है, जब रूल्स एंड रेगुलेशन कम लगेंगे तो पर्सन अच्छे से काम करने लगे। तीसरा जो था हमारा, वो आता है हमारा प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तीसरा था हमारा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मीन्स क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर का रोल खत्म करना या कम करना और प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा करना, उससे हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन।
रेफर्स टू द रिडक्शन ऑफ द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। हमारी कंट्री में पब्लिक सेक्टर का रोल को कम करके प्राइवेट सेक्टर को रोल को ज़्यादा बढ़ाना। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल फ्रॉम द प्राइवेट टू पब्लिक सेक्टर कैन बी डन बाय सेल ऑफ सम पब्लिक सेक्टर। जब भी डिसइन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में कोई चीज़ जाती है, मान लो आपने कोई चीज़ बेच दी, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मालूम था कि जो LIC के बारे में बात हुई थी, इंडिया के कुछ चार्टर्ड प्लेन थे जो कि सेल हुए थे, गवर्नमेंट ने सेल करे प्राइवेट को, यानी कि पब्लिक सेक्टर से क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर, जिसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। टू अचीव प्राइवेटाइजेशन इंडिया गवर्नमेंट रिडिफाइन द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। उसने क्या करा, प्लान डिसइन्वेस्टमेंट किया पब्लिक सेक्टर के लिए और रेफर द लॉस मेकिंग एंड सिक यूनिट, यानी कि जितना भी नुकसान होगा उसके लिए भी एक बोर्ड बना दिया गया। तो ये 3 पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन 1991 में। अब इस चैप्टर का मेन हिस्सा यानी कि डायमेंशंस कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मींस जो हमारा ऑल ओवर बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें कुछ डायमेंशन बने हुए हैं, कंपोनेंट्स बने हुए हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका डिसीजन लिया गया इकोनॉमी पे, इकोनॉमी के लिए कोई डिसीजन लिया गया और उससे आपके बिजनेस में कोई इफेक्ट पड़ रहा है, वो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। फॉर एग्जांपल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन्फ्लेशन है, इनकम है इंसान की, पीपल की इनकम चेंज होना, प्राइस लेवल का चेंज होना, इसकी वजह से अगर आपके बिजनेस में कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो ये आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। दूसरा है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है कि जो आसपास के लोग हैं, जो फैशन चल रहा है, वो किस तरीके की चीज़ें खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में इस समय ट्रेंड चल रहा है कि अपनी बॉडी को फिट रखना, हेल्थी रखना, तो वो सिर्फ वही आइटम खरीदेंगे जो उनके लिए सही हो। वो फैटी आइटम नहीं खरीदेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पियेंगे, डाइट फॉलो करेंगे। और अगर उन्होंने फॉलो किया कि हमें डाइट वाइट भाड़ में आन दो, हमें तो खाना खाना है मस्त तरीके से, तो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पिज़्ज़ाज वगैरह ये सब ज़्यादा बिकेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में फॉलो किया जा रहा है एजुकेशनल चीज़ों पे, तो एजुकेशनल पर चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। सोसाइटी में फॉलो किया जा रहा है कि भाई हमारे लोग तम्बाकू ज़्यादा खाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ाई जाएगी, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि सोसाइटी में जो लोग हैं वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे आपने सुना होगा जब भी आप कपड़े खरीदते हैं तो कुछ बोल खरीदते हैं कि फलाने डिज़ाइन के दिखाओ जो आजकल चल रहे हैं, तो आपका वो दुकानदार कहता है कि सर वो तो फैशन आउट हो गया या वो बहुत फैशन चल रहा है ना। उसके बाद आता है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आपको मालूम है कि हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी का जो इम्प्रूवमेंट होता है वो डे बाय डे बहुत ही रैपिडली चेंज हो रहा है, यानी कि जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं वो नई तरीके से करना, है ना। तो फॉर एग्जांपल अब मान लो आपकी जो बिज़नेस है वो फेस टू फेस आप किसी भी चीज़ को सेल कर रहे हो, अब जाहिर सी बात है ऑनलाइन आ गया। अब ऑनलाइन बिजनेस हो गया तो आपको भी सेल करने के लिए उस बिज़नेस में कन्वर्ट करना पड़ा, आपको भी अपने जो माल है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन सेल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट है, हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो इट प्रोवाइड्स न्यू एंड एडवांस वे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अ बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजी चेंज टेकिंग प्लेस द इंडस्ट्री। जो भी बिजनेसमैन होता है, जो भी टेक्नोलॉजी में एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहा है उसे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्कैन करना पड़ता है ताकि उसमें कोई भी चेंज आए तो आपको मालूम पड़े। फॉर एग्जांपल जो हमारी डिजिटल वॉचेस हैं वो आई हैं, पहले ट्रेडिशनल वॉच चल रही थी, अब डिजिटल वॉच चल रही है। पहले आर्टिफिशियल फैब्रिक्स थी, फिर ट्रेडिशनल कॉटन की जगह फिर सिल्क फैब्रिक। बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट ऑन इंटरनेट, पहले आपको काउंटर पर जाके टिकट मिलती थी, है ना। तो ये सारी हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एनवायरनमेंट आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मींस जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी उस समय सरकार में है उसके द्वारा लिया गया कोई डिसीजन और वो डिसीजन आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट कर रहा है, उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। चेंजेस इन पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल्सो अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेसमैन कम्युनिटी, वाइल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड बैड लॉ एंड अदर सिचुएशन में ब्रिंग अनसर्टेनिटी इन बिजनेस एक्टिविटी। अगर आपका पॉलिटिकल स्टेबल चल रहा है, स्टेबिलिटी है, अच्छी है, तो इससे हमारे जो बिजनेसमैन है उनमें भी कॉन्फिडेंस आता है, उनकी भी अच्छा चलता है। लेकिन अगर आपकी पॉलिटिक्स ही इनस्टेबल है, उनके जो लॉ बनाए जा रहे हैं वो लॉ बेकार बनाए जा रहे हैं, तो इससे आपके बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बेंगलोर एंड हैदराबाद हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलर लोकेशन फॉर IT ड्यू टू सपोर्टिव पॉलिटिकल क्लाइमेट। जो हमारा बेंगलोर और हैदराबाद है यहाँ की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है IT के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है।
उसके बाद फिफ्थ आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बने होते हैं जो हमारी कंपनी के लिए, हमारी बिजनेस के लिए अनिवार्य हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें किसी ना किसी चीज़ में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आप एक लिमिट पार करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे कानून में आते हैं। अगर हम उसके खिलाफ जाते हैं तो हमारे खिलाफ कोई भी केस कर सकता है, हमें पेनल्टी इनकर करनी पड़ती है। मेनली लीगल एनवायरनमेंट में क्या होता है, इट कंस्टिट्यूट द लॉ एंड लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट ने लॉ पास किए हैं वो, है ना, जो भी कोर्ट के जजमेंट है वो डिसीजन जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए सारे रूल्स के बारे में मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक प्रोडक्ट इज़ प्रोहिबिटेड। जब भी आप किसी एल्कोहलिक प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं ये प्रोहिबिटेड है और ये कंपलसरी है कि आप इसकी वार्निंग भी दो अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो ये 5 एनवायरमेंटल डायमेंशन जो इम्पैक्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि द चेंजिंग मार्केट कंडीशन टुडे रिक्वायर पीपल विद हायर कॉम्पिटेंस एंड ग्रेटेड कमिटमेंट। आज की डेट में अगर आपको बिजनेस को सक्सीड करना है तो आपके पास जो एम्प्लॉय हैं, आपके पास जो वर्कर हैं वो आपको अच्छे लेवल के चाहिए, ग्रेट कॉन्फिडेंस के चाहिए। मार्केट ओरिएंटेशन मीन्स कि अर्लियर सेलिंग कंसेप्ट वाज फेमस इन द मार्केट, नाउ प्लेस टेकन बाय द मार्केटिंग कंसेप्ट। एक मार्केटिंग कंसेप्ट होता है जहाँ पे आपको प्रोडक्ट को बताना पड़ता है, जज करना पड़ता है, फिर सेल करना पड़ता है, इसीलिए वो मार्केट ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी था। लास्ट पॉइंट है रिडक्शन इन बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। द बजटरी सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक सेक्टर रिड्यूस। जो अभी एक बजट सपोर्ट दिया जाता था पब्लिक सेक्टर को सरकार द्वारा वो भी कम हो गया। इसी के साथ आपका चैप्टर 3 फिनिश होता है। चैप्टर 3 की केस स्टडी मैं कराऊंगा, अपलोड करूंगा और जिन बच्चों को चाहिए हो चैप्टर 3 की केस स्टडी मुझे व्हाट्सअप करना। कोई भी डाउट हो कमेंट में डालना, व्हाट्सअप पे डालना। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना। इस चैप्टर में आपका एक पॉइंट और है डिमोनेटाइजेशन। तो मैं मानता हूँ कि डिमोनेटाइजेशन के बारे में मोस्टली सभी बच्चों को पता होगा, है ना। अब आता है लास्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। जो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को चेंजेस किए उसकी वजह से बिजनेस में और इंडस्ट्री में क्या हुआ। सबसे पहला जाहिर सी बात है कंपटीशन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। जब सभी को राहत मिल गई तो सब लोग क्या काय में आ गए, बिजनेस में आ गए और इससे हमारा क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ गया, मोर डिमांडिंग कस्टमर। अब कस्टमर के पास काफ़ी सारी चॉइसेस आ गई तो कस्टमर की डिमांड भी ज़्यादा हो गई। रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि आपका जो टेक्निक है उसमें काफ़ी जल्दी चेंजेस आने लगे। नेसेसिटी फॉर चेंज, नेसेसिटी फॉर चेंज का मतलब अब जब भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ रही थी उसमें जल्दी से जल्दी चेंज की ज़रूरत थी।